हाँ जी, सो देखिए वो कल जो कौन सा क्वेश्चन था, फिफ्थ। तो फिफ्थ में अपन ने लेट टोटल सेल यूनिट्स को एक्स माना, और क्योंकि वो 5 ने क्या रेशियो था आपका, 3, 4 और 2, एक्स को 3, 4, 2 के रेशियो में बांटोगे तो 0.3, 0.4, 0.2x नहीं होगा। देखो वो 0.9 ही होगा ना, क्योंकि जोड़ 10 है ही नहीं। तो अगर x को 3, 4, 2 में बांटोगे तो क्या होगा, 3/9x, 4/9x, 2/9x। और अब इसको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई करें, कितना कितना था वो, 96, 1, 60, 62। दिस इज इक्वल टू कितना था वो टोटल, 19,200,000। अब जाकर के x की वैल्यू निकालो। तो यार थोड़ी गलती हो गई है जी भाई, अपन ने सीधा 0.3, 0.4, 0.2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, है जी। हाँ 18,000, तो 18,900 यूनिट्स आएंगे x के। अब फर्स्ट प्रोडक्ट 18,900 इंटू 3/9। हाँ यहाँ पे वापस वो 3/9, यहाँ पे अपन ने सही किया था पर वो टोटली 21,000 गलत निकाल दिया। हाँ फिर 4/9 और 2/9 कितना, 6,300, 4,200। हाँ तो ये फिर वापस सॉल्व करना। आज क्या हुआ, ठीक है। आपने जो पूछा आपने क्या कि ये इंटू 0.3 नहीं करेंगे क्या 21,000 को, तो मैंने कहा नहीं, 21,000 इंटू 3/9 ही होगा। अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं वाली बात है। ये हाँ ये वाला फिर वापस कर लेना भाई, आज सारे चेंज होंगे। यही किया था बाद में, अच्छा। तो हाँ, सो क्वेश्चन नंबर 5, हाँ दीज विल बी द करेक्ट क्वांटिटीज़। उसके हिसाब से फिर आपको सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, मैन पावर बजट, हाँ तो ये सही कर लेना, फिर कल डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए क्लास असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी, हाँ ठीक है भाई। हाँ 6 क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। लुक अहेड लिमिटेड produces and sell a single product. Sales budget for calendar year 2019 by quarter is as under. Now quarter wise दिया है, quarter 1, 2, 3, 4 कितने number of units to be sold। हाँ ये sales quantities दे दी। The year 2019 is expected to open with an inventory of 4,000 units। हाँ opening stock में 4,000 units होंगे of finished product and close with an inventory of 6,500 units. So opening stock will be 4,000, closing stock 6,500। तो चारों क्वार्टर का प्रोडक्शन दिया हुआ है, ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, सॉरी सेल दिया हुआ है, प्रोडक्शन निकल जाएगा। ये थोड़ा गेट बंद कर दो। प्रोडक्शन इज कस्टमरली शेड्यूल्ड टू प्रोवाइड फॉर, प्रोडक्शन का प्लानिंग कैसे है ध्यान से समझिएगा, 2/3 ऑफ करंट क्वार्टर्स सेल्स डिमांड। ओके मतलब करंट क्वार्टर में जितना माल बेचना है उसका 2/3 तो हम सेम क्वार्टर में ही बनाते हैं, एंड 1/3 ऑफ फॉलोइंग क्वार्टर्स डिमांड। तो देखिए हम क्वार्टरली प्रोडक्शन कैसे करते हैं, इस क्वार्टर में जो माल बेचना है 2/3 तो अभी बनाते हैं, और 1/3 हम क्या करते हैं, अगले क्वार्टर में जो बेचना है उसका 1/3 अभी बना लेते हैं। इस मतलब फर्स्ट क्वार्टर में सेकेंड क्वार्टर की सेल का 1/3 बनेगा,
और फर्स्ट क्वार्टर की खुद की सेल का 2/3, सेकेंड क्वार्टर में क्या बनाओगे, सेकेंड क्वार्टर की सेल का 2/3, थर्ड क्वार्टर की सेल का 1/3। तो आगे लिखा है 10 प्रोडक्शन एंटिसिपेट सेल्स वॉल्यूम बाय अबाउट 1 मंथ। अच्छा, एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं, 3 महीने। तो अगर इन 3 महीनों में आप अगले क्वार्टर का 1/3 बनाते हो, अगले क्वार्टर का मतलब 1/3 का मतलब क्या हुआ, 1 महीना। तो प्रैक्टिकली हो क्या रहा है, जैसे जनवरी फरवरी मार्च का हमारा क्वार्टर है, हम जनवरी में फरवरी का प्रोडक्शन कर लेते हैं जो फरवरी में बेचना है, फरवरी में मार्च वाला और मार्च में अप्रैल वाला। हाँ खैर, अपने वो मंथ वाले से मतलब नहीं है, अपने को तो क्वार्टर से ही चाहिए। Standard cost details for 1 unit of a product are as follows. Material 10 LBs लगेगा 50 पैसे, लेबर 1 hour 30 minutes 4 rupees per hour, variable overheads 1 hour 30 minutes 1 rupee per hour, fixed overheads 1 hour 30 minutes 2 rupees per hour. Prepare a production budget quarter wise showing units produced, cost of material, labor, variable overheads, fixed overheads. If selling price is rupees 17, what will be the profit for the year as a whole? In which quarter of the year is the company expected to break even? हाँ, ब्रेक इवन मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग आ गया। हाँ, पहले तो सबसे पहला क्या पूछा है, क्वार्टर वाइज प्रोडक्शन बजट बनाना है। शुरू करिए, प्रोडक्शन बजट। हाँ, क्वार्टर 1 2 3 4, एक काम और करो, लास्ट में टोटल कॉलम। अच्छा, सेल्स क्वांटिटी है अपने पास, हर क्वार्टर में कितना कितना सेल करना है। हाँ जी, तो क्वार्टर 1 12,000, फिर 15 16,500, लास्ट वाला कितना है 18,500। एड क्लोजिंग स्टॉक। देखिए, अगर हम फर्स्ट क्वार्टर में सेकेंड क्वार्टर में जो माल बेचने वाले हैं उसका 1/3 अभी बना के रखेंगे, तो सेकेंड क्वार्टर की सेल का 1/3 फर्स्ट क्वार्टर में बना लिया, तो वही तो फर्स्ट क्वार्टर का क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक। तो 15,000 का 1/3 कितना होगा भाई, 5,000। हाँ ठीक है, इसका 1/3, ये 16,500 का 5,500, और ये वाला 6167। हाँ जी, और फोर्थ क्वार्टर का क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन ने दिया हुआ शायद, जस्ट टेबल के बाद दिया है ना, ईयर एंडिंग विथ 6,500 यूनिट्स लेस ओपनिंग स्टॉक। हाँ, फर्स्ट क्वार्टर का ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन ने दे दिया है 4,000, सेकेंड क्वार्टर का ओपनिंग जो फर्स्ट का क्लोजिंग था सो प्रोडक्शन क्वांटिटी क्वार्टर वाइज। हाँ जी, फर्स्ट क्वार्टर 13,000, 15,500, 16 17 167, 18 833 यूनिट्स। हाँ, क्वेश्चन ने कहा है प्रिपेयर अ प्रोडक्शन बजट क्वार्टर वाइज। उसमें क्या क्या बताना है, यूनिट्स प्रोड्यूस हो गया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर, वेरिएबल एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स, ये भी सब बताओ। तो बस इसी के नीचे मटेरियल कॉस्ट। हाँ, किस रेट से लगेगा भाई मटेरियल। क्वेश्चन में लिखा है 10 LB 50 पैसा पर LB 1 यूनिट में लगते हैं, तो मटेरियल 10 LBs इंटू 50 पैसा इंटू यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। हाँ जी, तो 5 रुपये हो गए भाई। हाँ, 5 रुपये इंटू 13,000 कितना, 65,000, 77,500, 85,800,
35, 94, 415. $94, 165. लेबर क्वेश्चन ने कहा है 1 आवर 30 मिनट्स 4 रुपीज़ पर आवर, तो 1.5 आवर्स इंटू, हाँ ये 1 आवर 30 मिनट्स में 1.3 मत लिख देना गलती से, एग्ज़ाम में हो जाता है कई बार। 1 घंटा 30 मिनट मतलब 1.5 घंटा हुआ, और 4 रुपये के हिसाब से इंटू यूनिट्स, तो 6 रुपया पर यूनिट हो गया। हाँ 78, 93,000, 103, 1,03,000, 2 rupees, 1,09,998. वेरिएबल ओवरहेड्स एट द रेट ऑफ, हाँ उसमें भी 1.5 आवर्स ही है। हाँ वेरिएबल की रेट क्या है भाई, 1 रुपया इंटू यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड, तो 1.5 रुपया पर यूनिट हो गया है जी। 20,000, 19,500, 23,250, 751, 28,24, 250. फिक्स्ड ओवरहेड्स, हाँ वो भी 1.5 आवर्स, रेट क्या है भाई 2 रुपीज़ इंटू यूनिट्स मेड, 3 रुपया हो गया 39, 56,499. सब तरफ के जोड़े लगा दीजिए। Yes. हाँ जी टोटल लगा लिए। यस फिनिश्ड। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, अगर सेलिंग प्राइस 17 रुपये हो
तो साल भर का नेट प्रॉफिट कितना होएगा, तो वो तो नॉर्मल सी कैलकुलेशन। हाँ, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 17, कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट कितना हो गया था, 5 रुपये, डायरेक्ट लेबर 6, वेरिएबल ओवरहेड्स 1.5, फिक्स्ड ओवरहेड्स 3 रुपीज़, 15.5. So profit per unit 1.5. टोटल सेल्स क्वांटिटी साल भर की, हाँ ये वाली क्वार्टर वाइज सेल्स की जोड़ लगाइए भाई, 12,000, 15,000, 16,500, 18,000। सो 12,000 प्लस 15,000, 16,500, 18,500, 60। तो नेट प्रॉफिट 93,000। हाँ, ये मैंने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से किया है, कॉस्ट पर यूनिट में फिक्स्ड ओवरहेड्स भी लिया है, क्योंकि क्वेश्चन में फिक्स्ड ओवरहेड की रेट दी हुई है पर यूनिट। Okay, bhai. Now last part they asked you, in which quarter of the year is the company expected to break even? हाँ, तो ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या है भाई? फॉर्मूला ही साफ, फिक्स कॉस्ट, दो फॉर्मूले थे, अगर पीवी रेशियो से डिवाइड करोगे रुपीज़ में आएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करोगे क्वांटिटी में आएगा। अच्छा, इसमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना होगा, 4.5 रुपये। या ये ऐसे समझ लो भाई, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन 4.5 है। अच्छा, फिक्स्ड ओवरहेड्स कितना है भाई, ये टोटल लगाई क्या आप लोगों ने? 193। तो उसके हिसाब से हमारा ब्रेक इवन जो आएगा डिवाइडेड बाई 4.5 रुपीज़ कंट्रीब्यूशन, 43,000 यूनिट्स बेचने पे ब्रेक इवन आएगा। क्वेश्चन ने पूछा क्या है? क्वेश्चन ने ब्रेक इवन नहीं पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है किस क्वार्टर में जाकर के ब्रेक इवन तक पहुंचोगे। पहले क्वार्टर में सेल हुई 12,000, ब्रेक इवन तो है नहीं। दूसरे में 15 और हुई है, समझिए टोटल क्यूमुलेटिव सेल कितनी हो चुकी है, 27,000। अभी भी आप कहेंगे ब्रेक इवन नहीं आया। तीसरे में 16,000 और हुई, कितना हो गया, 43,500। हाँ, 43,500 मतलब 43 से ज़्यादा। तो थर्ड क्वार्टर में जाकर के कंपनी ब्रेक इवन पे पहुंचेगी। पहले 2 क्वार्टर तक तो सेल करके नुकसान में रहेगी, थर्ड क्वार्टर में ब्रेक इवन आएगा। हाँ, ब्रेक इवन क्रॉस भी हो जाएगा और फोर्थ क्वार्टर में फिर प्रॉफिट बढ़ेगा। तो शुरू करो। ब्रेक इवन सेल्स ब्रैकेट में इन यूनिट्स, ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स, हाँ, इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट अपॉन contribution per unit, fixed cost upon contribution per unit। फॉर्मूला लिखिए, 1,93,000 अपॉन 17 माइनस 12.5, 193,500 अपॉन 17 रुपीज़ सेलिंग प्राइस माइनस 12.5 रुपीज़ वेरिएबल कॉस्ट, तो यू गेट 43,000 यूनिट्स। अब लिखिए, द क्यूमुलेटिव सेल्स exceeds 43,000 units, cumulative sales exceeds 43,000 units। हाँ, क्यूमुलेटिव सेल जो है
वो 43 को कब एक्सीड करती है? इन थर्ड क्वार्टर, so company will achieve break even, in third quarter. Company will achieve break even in third quarter. Okay. Next question, 7. From the information set out below, prepare a monthly cash budget for the period January to June 19 for Plan Ahead Limited. हाँ, now we have the cash budget. अपने अकाउंट्स में था कैश फ्लो स्टेटमेंट, वहाँ तो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, यहाँ पे वो सब माता पची नहीं है. यहाँ कैश बजट का मतलब कैश रिसीट्स, कैश पेमेंट्स. हाँ, आप कहेंगे फिर बजट क्या हुआ, कैश बुक ही हो गई. हाँ, वो अपन टी फॉर्म, अकाउंट फॉर्म में नहीं बना करके स्टेटमेंट फॉर्म में बनाएंगे, रिसीट्स एंड पेमेंट्स. और बजट का मतलब ये हुआ, एक तो कैश बुक बनाओ पोस्टमार्टम की तरह सब होने के बाद, और एक अगर मैं प्रोजेक्टेड कैश बुक बनाऊंगा, दैट बिकम्स माय कैश बजट. एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बजट, बिकॉज सारी फिनेंशियल प्लानिंग, कब कितना कैश चाहिएगा, कितना अवेलेबल होगा, क्या कर पाएंगे, वो कैश बजट से ही होने वाला है. तो क्वेश्चन ने पूछा है प्रिपेयर अ कैश बजट, मंथली कैश बजट मतलब हर महीने का, फॉर द पीरियड जनवरी टू जून. तो 6 महीने हो गए, तो हम 6 बार नहीं बनाएंगे, 6 कॉलम कर देंगे. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, हर महीने जो जो रिसीट्स पेमेंट आ रही है मंथ वाइज लिखते जाएंगे. हाँ, फर्स्ट मंथ का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा कैश का, वो सेकेंड मंथ का ओपनिंग एंड सो ऑन ऑफ प्लान अहेड लिमिटेड. पॉइंट नंबर ए, प्राइसेस एंड कॉस्ट आर अज्यूम्ड टू रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग द पीरियड. सेलिंग प्राइस, परचेज प्राइस मतलब जीपी रेट सेम. Credit sales affected are 75%, cash sales 25% of total of each month. हर महीने जो हम माल बेचते हैं 25% तो कैश सेल होती है, तो पैसा उसी महीने आ जाएगा. 75% क्रेडिट सेल्स. Company's collection of credit sales is made as under 60% फर्स्ट मंथ आफ्टर सेल. क्रेडिट सेल में 60% पैसा तो माल बेचने के अगले महीने आता है, 30% सेकेंड मंथ आफ्टर सेल्स 2 महीने बाद, 5% थर्ड मंथ आफ्टर सेल्स. हाँ, पर इनकी जोड़ तो 95 ही हुई. उसके बाद क्वेश्चन कुछ कह ही नहीं रहा है, इसका मतलब बाकी का 5% आता ही नहीं है. हाँ, मतलब डिस्काउंट कह दो, बैड डेट्स कह दो, कुछ भी कह दो, कुल मिला के कैश बुक में तो नहीं आएगा ना. एक अजम्पशन ही हो सकता है 5% फोर्थ मंथ में आता होगा. तो अगर ऐसा कुछ होता तो क्वेश्चन कह देता. तो हम तो यही मानेंगे जितना आ रहा है दे दिया, बाकी का नहीं आ रहा है. इस मतलब जब मैं जनवरी में माल बेचूंगा क्रेडिट वाला, उसका 60% पैसा तो आएगा फरवरी में, जनवरी में तो कुछ नहीं आएगा. 30% आएगा मार्च में, 5% आएगा अप्रैल में. सेल्स फोकास्ट अलॉन्ग विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ अचीविंग द सक्सेस. अक्टूबर 18 से लेकर के जुलाई 19 तक सेल्स रुपीज़ इन थाउजेंड्स, और उसकी प्रोबेबिलिटी, हाँ तो देखिए 240 की सेल होगी, प्रोबेबिलिटी 50% ही, यानी कि एक्सपेक्टेड सेल्स 240 नहीं, कितनी होगी 120. हाँ, 120 में भी 25% कैश, 75% क्रेडिट. पर आप कहेंगे अपने को अक्टूबर की क्यों दी, अपने को तो जनवरी से कैश बुक बनानी है. तो देखिए अक्टूबर में जो उधार माल बेचा उसका 60% कब आया, नवंबर. 30% कब आया, दिसंबर. 5% कब आएगा, जनवरी. तो जनवरी में उसका भी तो इम्पैक्ट है. तो इसका मतलब ये पहले तो सारी मेहनत करनी पड़ेगी, कब कब कितना कितना पैसा आएगा. कंपनी मेंटेन्स अ जीपी रेट ऑफ 20%. प्रोबेबल सेल्स ऑफ ईच मंथ that could be achieved are purchased and settled in preceding month. अब क्वेश्चन कह रहा है हर महीने जो हमको माल बेचना है उसकी खरीदारी जो है, मतलब रॉ मटेरियल खरीदने का, परचेजेस करने का काम जो है उस महीने नहीं, उससे 1 महीने पहले ही हो जाता है. और सप्लायर का पेमेंट भी उससे 1 महीने पहले ही कर देते हैं. मतलब जनवरी में जो बेचना है उसकी परचेजिंग कब हो जाएगी, दिसंबर. उसका पेमेंट भी कब हो जाएगा, दिसंबर. सैलरीज वेजेस टू बी पेड आर एज फॉलोज. जनवरी फरवरी से लेकर के जून तक. इंटरेस्ट ऑन 12% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑफ 1 लाख इज़ ड्यू फॉर पेमेंट ऑन मार्च जून. अच्छा, मार्च जून का मतलब क्वार्टरली हो गया.
तो 12%, 1 लाख पे 12,000 एक साल का होता है। क्वार्टर का कितना होगा? 3,000 रुपये। 3,000 मार्च में, 3,000 जून में। Company had to pay 1 lakh as tax on income of the year 2016, but it is disputed. How it decided 20% of disputed amount will be paid in April 19. हाँ, 1 लाख का टैक्स देना है पर डिस्प्यूट चल रहा है और सिर्फ 20% ही देंगे। कैश बुक में तो जितने पैसे दोगे उतना ही आएगा, और वो भी कब आएगा? जब देना है, अप्रैल में। Company intends to import a machine at a capital cost of 8,000, which along with import duty of 50% will be payable in June 19. तो जून में 8,000 प्लस उसकी ड्यूटी 50%, 4,000, 12,000 रुपये देने होंगे। रेंट ऑफ द कंपनी पर एनम अमाउंट्स टू 9,600 पेबल मंथली। हाँ, रेंट ऑफ द कंपनी पर एनम 9,600 है और पेमेंट हर महीने करना होता है, तो डिवाइड बाई 12 करके 800 रुपये हर महीने आ जाएगा। कंपनी इज़ एक्सपेक्टिंग अ कैश बैलेंस ऑफ 40,000 ऑन December 18। हाँ, December 18 का मतलब 1 जनवरी 19 का ओपनिंग कैश बैलेंस दे दिया, कितना होगा? 40,000। अब हाँ, कैश बजट। हाँ, ये जो कैश बजट है आपके दोनों जगह काम आता है भाई, FM में भी है। क्वेश्चन यहाँ पे भी आ सकता है, उधर भी आ सकता है। हाँ जी, तो दोनों जगह, 2 जगह करने से क्या फ़ायदा? अब कल को आप कह दोगे ग्रामर तो हमको करा ही नहीं। वो अपन ने जो मटेरियल वाले चैप्टर में EOQ पढ़ा, ठीक है, वो भी उधर आ सकता है। ठीक है, हाँ, तो आ सकता है, मतलब आप लोग तैयार रहो जी। और ग्रुप 1 में जो कुछ भी पढ़ा है ग्रुप 2 में कभी भी आ सकता है। शेड्यूल 3, होल्डिंग कंपनी है तो बनाना ही पड़ेगा, अमालगमेशन हुआ तो बनाना ही पड़ेगा, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हुआ बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, AS जो ग्रुप 1 में पढ़े उनका एप्लीकेशन कहीं कहीं ग्रुप 2 में भी आता ही है। ये नहीं है, मैं तो नहीं बोलूँगा उसके बारे में कुछ भी। हाँ जी, और 11वीं 12वीं वाला सब कोर्स में ही, मैं तो पहले ही कह दिया था। ठीक है, घबराओ मत आप, आपको सब आता है ना। अब ये कैश बजट बनाने का तरीका जो होगा, हाँ, लिखना कुछ नहीं है, समझिएगा। तो कैश बजट में आई विल हैव द रिसीट्स, उसमें मान लीजिए कैश सेल्स आ जाएगी, डेटर्स का कलेक्शन आ जाएगा, और भी कुछ आना है तो ये सारी टोटल लग जाएगी, मंथ बाय मंथ आ जाएगा, जनवरी, फरवरी एंड सो ऑन। फिर इधर सारे पेमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, और ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। हाँ, पर इस क्वेश्चन में कैश सेल्स का हर महीने कितना पैसा आएगा वो क्वेश्चन ने डायरेक्टली दिया हुआ नहीं है। डेटर से हर महीने कितना कलेक्शन होगा, हाँ, वो भी 3 पार्ट में होता है। हर महीने 3 कलेक्शन आएंगे, बी वेरी क्लियर। जनवरी में 3 कलेक्शन कौन से आएंगे? अक्टूबर वाली सेल का 5%, नवंबर वाली सेल का 30%, दिसंबर वाली सेल का 60%। तो इसका मतलब हर महीने 3 पैसे आएंगे, तो 3 कलेक्शन आने वाले हैं। तो अब डेटर से या तो 3 कलेक्शन यहाँ लिखने के बजाय हम पहले क्या करेंगे, अलग वर्किंग नोट बना लेते हैं कि कैश सेल्स और मंथली कलेक्शन कितना कितना होगा, ताकि वो सीधा टोटल अमाउंट यहाँ पे लिखना रहेगा। सो शुरू करिए वर्किंग नोट। कैलकुलेशन ऑफ कैश सेल्स एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। Calculation of working note, cash sales and collection from debtors. October, November, December, Jan, Feb, March, April, May, जून। है जी,
लिखा ही नहीं अभी तो मैंने कुछ। हाँ जी, देखिए मंथ अक्टूबर से शुरू करके जून तक का एक्सपेक्टेड टोटल सेल्स, वो जो सेल्स दी हुई है उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके, कैश सेल्स 25%, क्रेडिट सेल्स 75%, फिर कलेक्शन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, इतने सारे कॉलम बनाने हैं। ठीक है, तो 6 और 3 9 और 1 10 कॉलम, और फिर वापस इधर एग्ज़ाम में भी ऐसे ही करेंगे, तो आमने सामने भी तो होता है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं करेंगे। अकाउंट्स में पॉसिबल नहीं है, कई सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ लंबी लंबी टेबल बनेगी। हाँ, अक्टूबर, हाँ कितनी एक्सपेक्टेड सेल्स थी? 240 का 50% कितना हुआ? 120। हाँ, कैश सेल्स 25%। हाँ देखो, कैलकुलेटर से एक बार में ही सारे अमाउंट्स निकालने हैं, तो 240 इंटू 50% किया, यहाँ लिख दिया, इंटू 25% करो 30, 75%, भाई देखिए इंटू बताता हूँ कैसे करना। इंटू 25% कर दिया, स्क्रीन पे आया, माइनस इक्वल टू करो 90 आ जाएगा। अब 90 का 60% तो कब आ गया होगा? सुनो ध्यान से, अक्टूबर का 60% पैसा नवंबर में आया, 30% पैसा दिसंबर में आया, 5% जनवरी में आएगा। तो इसमें मेरे को सिर्फ 5% से मतलब है कितना? अब मैं पूरा वो 4,500 पूरा लिख देता हूँ यहाँ पे भाई, थोड़ी ठीक है भाई, थाउजेंड्स में था ना, ठीक है भाई, जगह कम हो अभी, आप सोलिए 4.5 और वो लिख लो। कैश फ्लो जब बनाएंगे अपन बजट, उस वक्त 3 0 ऐड कर देंगे। हाँ, दिसंबर, अक्टूबर के बाद नवंबर। हाँ, नवंबर में कितनी सेल है भाई? हाँ जी, 175 इंटू 80% करो, 1,40,000 इंटू 25% 35,000 माइनस क्या हुआ? हाँ, क्रेडिट सेल जो हुई उसके 3 किस्तों में पैसे आते हैं, 60, 30 और 5। क्रेडिट सेल का ही 5% करूँगा ना, ठीक है। हाँ जी, अब 1,05,000 जो नवंबर में सेल हुई उसका 60% पैसा कब आया? दिसंबर में, उससे मतलब नहीं है। हाँ, 1,05,000 का 30% जनवरी में आएगा, कितना? 31,500। 5% इधर आएगा, 5,250। दिसंबर, हाँ दिसंबर में सेल्स कितनी दी हुई है आपको? 280%, कितना होगा? 1,60,000। 25% 40,000 और 120। हाँ, इसका 60%, 30% और 5%, ठीक है। कर लो भाई अब। जनवरी 150 की सेल्स 40%, 60,000। 25% 15,000। क्रेडिट सेल्स 45,000। हाँ, जनवरी की सेल का पैसा जनवरी में कुछ भी नहीं आएगा। हाँ, जनवरी के क्रेडिट सेल्स 45,000 का 60% फरवरी में, कितना? 30,000 नहीं, 27,000। फिर 13,500, 2,250। तो देखिए जनवरी की सेल का पैसा फरवरी, मार्च और अप्रैल में। हाँ, फिर फरवरी की सेल्स कितनी दी हुई है भाई? 250 और 32% प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 80,000। 80,000 का 25% 20,000, 60,000, 36, 18, 3, oh sorry, 36, 18,
3000. मार्च 1,25,000 की सेल, 64% प्रोबेबिलिटी, कितनी हुई? 80 अगेन। हाँ सेम आ गया, जब तो आराम हो गया। 20,000, 60,000, हाँ बस एक एक शिफ्ट करना है आगे। 36, 18, 3,000। देखिए मार्च का पैसा अप्रैल, मई और जून में, ठीक है? नहीं आया समझ में? 60,000 का 60%, 30%, 5%। हाँ तो नवंबर का कॉलम मेरे को बनाना ही नहीं है ना। मेरे को बजट कहाँ से कहाँ तक का बनाना है? जनवरी से जून। तो नवंबर दिसंबर में जो पैसा आया उसकी मैं क्यों माता बच्ची करूँ? ठीक है। हाँ जी, मार्च के बाद नेक्स्ट अप्रैल। हाँ कितनी सेल है? हाँ 2 लाख की सेल है, 60%, इट कम्स टू 120। हाँ ध्यान दीजिए, अपन ने जो कैलकुलेशन पहले कर रखी हो, अगर वही अमाउंट आता है तो थोड़ा कैलकुलेटर को ब्रेक दो। हाँ जी, ये 1,20,000 वाली कैलकुलेशन अपन ने कर रखी थी। हाँ 90,000, 60%, 54, 27। हाँ बाकी के पैसे तो आप कहेंगे जुलाई अगस्त में आएंगे, उससे अपने को मतलब नहीं, अपने को तो जून तक का बजट बनाना है। अप्रैल के बाद मई, 125 का 80%, 1 लाख। हाँ कितना? 25,000, 75,000, 45,000। बाकी तो सब बाद में आएगा। जून 80,000, 20,000, 60,000। अब देखिए जून में जो सेल किया उसका तो कलेक्शन शुरू ही कब होगा? जुलाई। हाँ पर वो कैश सेल्स में तो लिखना ही था। आप कहीं जुलाई का भी दिया हुआ है, वो क्या काम आएगा? जुलाई का सेल में कोई काम नहीं आएगा, बट समझिए जुलाई में जो माल बेचना है उसकी शॉपिंग परचेजिंग कब होगी? जून में। उसका पेमेंट कब होगा? जून में। उसके लिए काम आएगा, यहाँ तो कोई काम आने वाला नहीं है। हाँ जी टोटल लगा लीजिए। हाँ सिर्फ ये वाली टोटल सही है अपने को कि जनवरी में कितना पैसा आ रहा है। तो जनवरी में देखिए 3 पैसे आए, एक 5%, 30%, 60%, और हर महीने 3-3 पैसे ही आएंगे। पिछले महीने वाला 60, उससे पिछले महीने वाला 30 और उससे पिछले महीने वाले का 5%। हाँ टोटल कितना कलेक्शन हुआ? 1,08,000, 68, 250, 55, 55,500 है जी। 56,250, 75,000, ये भी 75,000। तो अब कैश बजट के लिए कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स जनवरी से लेकर के जून तक का रेडी है। कैश सेल्स भी जनवरी से लेकर के जून तक कितनी कितनी लिखनी है वो रेडी है। हाँ देखिए कैश सेल्स वाला लिखने का कारण यही था, ये भी तो मेरे को कैश बजट में लिखना है। हाँ तो कैश बजट बनाने के लिए कैश सेल्स का फिगर आ गया, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आ गया। हाँ पेमेंट में मुझे परचेजेस का पेमेंट निकालना है, तो उसका एक वर्किंग नोट और बना लेते हैं। लिखिए हाँ नेक्स्ट वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ परचेजेस। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। सेल्स, हाँ जनवरी में कितनी सेल हो रही है अपनी? 60,000, फरवरी 80,000, मार्च 80,000, अप्रैल 120, मई में 1 लाख,
जून में 80,000 और फिर जुलाई भी लिखो भाई। जुलाई में कितनी सेल होगी? 160 की सेल होने का चांस 75% है, कितना? 120 लेस जीपी एट द रेट क्या परसेंट है? 20%। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ऑब्लिक परचेजेस। हाँ, स्टॉक की इंफॉर्मेशन नहीं है तो सेल्स माइनस जीपी, मैं इसको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहूँ चाहे परचेज कहूँ एक ही है। हाँ, जनवरी में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना? 48, 64, 64, 96, 80,000, 64, 96। अब ये जो इनका पेमेंट है, हाँ, जनवरी में जो मैंने माल बेचा उसकी ख़रीदारी क्वेश्चन कह रहा है कब कर लिया जाएगा? दिसंबर। पेमेंट भी उसका कब कर दिया जाएगा? दिसंबर। बी वेरी क्लियर, ये जनवरी की परचेज़ का पेमेंट जनवरी में नहीं, कब होगा? दिसंबर। फरवरी में जो सेल करनी है, क्वेश्चन कह रहा है 1 महीने पहले ख़रीद के पेमेंट कर देते हैं, यानी कि ये 64,000 का पेमेंट कब होगा? जनवरी। ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जुलाई वाली सेल का परचेज़ और पेमेंट कब हो जाएगा? जून। तो क्वेश्चन कह रहा है 1-1 महीने पहले कर लेते हैं। हाँ, बी वेरी क्लियर, ये इस महीने की सेल थी तो ये इस महीने की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, पर परचेज इस महीने नहीं, परचेज 1 महीना पहले। हाँ, बाकी फिगर्स तो क्वेश्चन में से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट ही करने हैं। हाँ, ये दोनों बन गए भाई। यस, अब बोलिए। Yes. Now I start with the solution, cash budget. Particulars, January, February, March, April, May, June. सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस जनवरी में कितना है? 40,000। अब रिसीट्स
ये हो गई भाई, वर्किंग नोट कंप्लीट हो गए। हाँ, स्टॉप राइटिंग समझ लीजिए एक बार। अब कैश बजट का फॉर्मेट, सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। हाँ, जनवरी का तो दिया हुआ है, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून तो जैसे जैसे अपना क्लोजिंग कंप्लीट होगा तब आएगा। अब रिसीट्स, कैश सेल्स, हाँ ये वाला वर्किंग नोट जो अपन ने बनाया हुआ था, ये जनवरी की कैश सेल्स कितनी थी? 15,000, फरवरी 20,000, मार्च 20,000, अप्रैल 30,000, मई 25,000, जून 20,000। देन कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, हाँ डेटर्स से पैसा जो आया, हाँ जनवरी में कितना कलेक्शन हुआ? 1,08,000, 68, 250, 55, 500, 56, 250, 75,000, 75,000। हाँ, और भी कोई कलेक्शन की बात है क्या? पूरे क्वेश्चन में देख लो भाई, नहीं तो रिसीट्स ख़त्म हुआ। हाँ जी, कोई शेयर इश्यू, कोई इंटरेस्ट इनकम, इनकम में, रिसीट में। हाँ हाँ। अब पेमेंट्स में सबसे पहले परचेजेस का पेमेंट। हाँ, ये वर्किंग नोट बनाया अपन ने। फरवरी की सेल का पेमेंट कब हुआ? जनवरी में, तो ये 64,000 फरवरी वाला पेमेंट। हाँ, फिर मार्च वाला फरवरी में, अप्रैल की सेल का पेमेंट मार्च में 96, देन 80, 64, 96,000। तो ये जो वर्किंग नोट हमने बनाए थे उसमें से फिगर्स तो यूज़ कर लिए। हाँ, अब दूसरे खर्चे जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं, तो पॉइंट नंबर जी, सैलरीज एंड वेजेस। हाँ, मंथली कितना कितना है भाई? जनवरी 12,000, फरवरी 16, मार्च 20, अप्रैल भी 20, 16,000, 14,000। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, 1 लाख के डिबेंचर है, 12%, 12,000 हुआ, और क्वार्टरली पेमेंट है मार्च में तो 3,000, वापस जून में 3,000। इनकम टैक्स 1 लाख का 20% पे करेंगे, और वो कब पे करना है? अप्रैल में, यानी कि अप्रैल वाले कॉलम में आ जाएगा 20,000 रुपये। देन मशीन, 8,000 की मशीन जून में इंपोर्ट करके पे किया जाएगा, तो 8,000 प्लस 50%, कितना? 12,000 रुपये। रेंट हर महीने पे करना है, 9,600 एक साल का है, तो एक महीने का 800 रुपये हुआ। चेक कर लो भाई, एवरीथिंग इज कवर्ड। हाँ हाँ, कोई रिसीट नहीं, कोई पेमेंट्स नहीं। हाँ जी, हाँ जनवरी में रिसीट्स की टोटल कितनी हो गई भाई? 123। हाँ, पेमेंट 88 है, 76, 800। अब क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग प्लस रिसीट्स माइनस पेमेंट, कैलकुलेटर पे निकालो भाई। 40,000 प्लस 1,23,000 माइनस 76,800, 86,200। ये हमारे अगले महीने का क्या हो जाएगा? ओपनिंग। अच्छा, अब आप क्या कर सकते हैं, एक बार पहले सारे रिसीट्स और पेमेंट्स की टोटल लगा लो, फिर ये सीधा ओपनिंग क्लोजिंग वाला काम करिएगा। हाँ, ये कितना हुआ? 88, 250, 75, 500, 86, 250, 1,95,000। पेमेंट 80,800 रुपये। 146,800, 1,20,800, 80,800,
सही है, ये गलत है। 1,119, ये 3,800 बराबर है। हाँ जी। अब देखिए, फेबररी 86,200 प्लस 88,250 माइनस 80,800, तो फेबररी का क्लोजिंग आ जाएगा 93,650। ये मार्च में ओपनिंग में आ जाएगा 93,650 प्लस 75,500 माइनस 1,19,800, 49,350। सो ये ओपनिंग 49,350 प्लस 86,250 माइनस 120, 14,800 पॉजिटिव, देन 14,800 प्लस 1 lakh माइनस 80,000, 34,800, 34,000 एग्जैक्ट। हाँ, सो 34,000 प्लस 95 माइनस 125, 3,200 नेगेटिव, नेगेटिव नहीं आएगा, ये 200 हुआ है। भाई 34,000 रुपये थे प्लस 95,000 पॉजिटिव है। तो मटेरियल लेबर जो है वो तो है, यूनिट्स बनाए उसके, प्रॉफिट तो जितने यूनिट्स बेचते हैं उसी पे निकलता है। क्लोजिंग स्टॉक भी तो हुआ ना फिर, सही है। हाँ भाई, कंप्लीट हो गया। Yes. Finished? फटाफट। होमवर्क में कौन कौन से क्वेश्चन दिए थे?
फर्स्ट सेकंड बस। हाँ हो गया। हाँ जी, क्लास असाइनमेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसीलिए तो 8 नहीं करा रहा हूँ। 9 क्वेश्चन देखिए। P Limited manufactures 2 products using one type of material and one grade of labor। तो 2 प्रोडक्ट बनाते हैं, मटेरियल दोनों में एक ही लगता है, लेबर भी एक ही तरह का है। Shown below is an extract from company's working papers for next period's budget. Product A, Product B, budgeted sales in units, budgeted material consumption per product in kgs। ना ए के 3600 यूनिट बेचने हैं, बी के 4800, और एक यूनिट को बनाने में कितना किलो मटेरियल चाहिए, दोनों में 5 kgs, और कॉस्ट पर kg 12 रुपीज़ है। स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड पर प्रोडक्ट 5 आवर्स एंड 4 आवर्स, और रेट पर आवर कितनी है, 8 रुपीज़। तो ए का 1 यूनिट बनाने में 5 घंटे चाहिए, बी में 4 घंटे। ओवर टाइम प्रीमियम इज़ 50% and is payable if worker works for more than 40 hours a week. There are 90 direct workers. The target productivity ratio और efficiency ratio आया भाई वापस। तो क्वेश्चन कह रहा है वर्कर्स का जो एफिशिएंसी रेशियो है फॉर प्रोडक्टिव आवर्स वर्कड बाय डायरेक्ट वर्कर्स इन एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट इज़ 80%। वर्कर्स एक्चुअल में जब काम करते हैं उनकी एफिशिएंसी 80% है, यानी कि 100 घंटे में जहाँ मान लो 100 यूनिट बनाने चाहिए वो 80 बना पाते हैं। ओके, तो स्पीड कम है। स्टैंडर्ड आवर्स कम चाहिए, एक्चुअल आवर्स ज़्यादा लगते हैं। एफिशिएंसी एडवर्स का मतलब क्या हुआ, स्टैंडर्ड कम था और एक्चुअल में टाइम ज़्यादा लगा। इन एडिशन नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम इज़ बजटेड एट 20% ऑफ प्रोडक्टिव आवर्स वर्कड। हाँ, उसके अलावा क्वेश्चन कह रहा है इन एडिशन, एक तो एफिशिएंसी कम है, उसके अलावा आइडल टाइम और आता है कितना, जितने घंटे काम करते हैं उसका 20%। तो 100 घंटे अगर वो काम करते हैं, सबसे पहले तो 100 घंटे में काम 100 घंटे का नहीं करके 80 घंटे का ही करते हैं, और 100 घंटे जब काम करते हैं 20 घंटे का आइडल टाइम, और मतलब पैसा कितना ले जाते हैं, 120 घंटे का, और आउटपुट निकलता कितना है, सिर्फ 80 घंटे का। 20 घंटे आइडल टाइम में चला जाता है और 20 घंटे इन एफिशिएंसी में। देर आर 12 5-day वीक्स। हाँ, 5-5 दिन के 12 हफ्ते हैं इन द बजट पीरियड। तो ये बजट जो है ये 12 वीक्स का है जिसमें 5-5 दिन है। एंड इज़ एंटिसिपेटेड सेल्स एंड प्रोडक्शन विल अकर इवनली थ्रू आउट द होल पीरियड। It is anticipated stock at beginning of the period will be product A 1020 units, B 2400, raw material 4300 kgs. Target closing stock expressed in terms of anticipated activity during budget period are, अब क्लोजिंग स्टॉक प्रोडक्ट ए में 15 दिन की सेल के बराबर होगा। अच्छा, ये पीरियड जो है ये कितने 12 वीक्स का है और हर वीक में 5 दिन है, मतलब
60 दिन का है, और क्लोजिंग स्टॉक 15 दिन की सेल के बराबर होगा। अच्छा, ऊपर वाली टेबल में जो बजटेड सेल 3600 है, ये कितने दिन की है भाई? 60 डेज़। तो इसमें 15 दिन का क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। बी में 20 दिन की सेल के बराबर होगा। रॉ मटेरियल में 10 दिन के कंजम्पशन के बराबर क्लोजिंग स्टॉक होगा। अच्छा, जब बजट का पीरियड ही 60 दिन है, तो चाहे सेल है चाहे कंजम्पशन है, सब कुछ 60 दिन का होगा। तो उसके हिसाब से 10 दिन 15 दिन जो भी रिक्वायरमेंट है निकाल लेंगे। रिक्वायर्ड, एक तो मटेरियल का परचेज बजट बनाओ, वेजेस बजट बनाओ, शोइंग क्वांटिटीज वैल्यूज फॉर नेक्स्ट पीरियड। शुरू करो भाई। लिखे बजट पीरियड, एक नोट लिख लो भाई। बजट पीरियड जो है, बजट पीरियड हाँ 12 वीक्स इंटू 5 डेज इक्वल्स टू 60 डेज। तो बजट का जो पीरियड है वो 60 डेज का है। 12 वीक्स इंटू 5 डेज अ वीक, 60 डेज। हाँ, पहला कौन सा बजट बनाना भाई? मटेरियल का सीधा परचेज बजट पूछा है। और मटेरियल का परचेज बजट बनाने के लिए पहले फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन चाहिएगा, तो वो शुरू करो। फिनिश गुड्स प्रोडक्शन बजट, 2 फिनिश गुड्स हैं, सेल्स क्वांटिटी 3600, 4800, क्लोजिंग स्टॉक। हाँ, इसमें क्वेश्चन ने कहा 15 दिन की सेल के बराबर क्लोजिंग स्टॉक रखना है, और ये 3600 की जो सेल है 60 दिन की है, तो 900। और इसमें कितने दिन का? 20 दिन का। तो 60 दिन में इतनी सेल है, 20 दिन की 1600 लेस ओपनिंग स्टॉक। हाँ, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1020, 2400। तो प्रोडक्शन क्वांटिटी this is 4000. Now परचेज बजट। हाँ, रॉ मटेरियल कितने हैं भाई? तो एक ही है, तो सिंगल कॉलम वाला ही बनेगा। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट ए 3480 यूनिट्स बनाने हैं, इनटू हाँ, एक यूनिट को बनाने में कितने? 12 थोड़ी है भाई, 5 kgs। पहले kgs में कर लें भाई। और यहाँ पे 4000 यूनिट्स बनाने, इसमें भी 5 किलो ही है। $17 प्लस 20,000, 37,400। एड क्लोजिंग स्टॉक, ये 33,400 किलो 60 दिन कंज्यूम होंगे। और क्लोजिंग स्टॉक कितना चाहिए रॉ मटेरियल का? 10 डेज के कंजम्पशन के बराबर। तो 60 डेज में इतना कंज्यूम हो रहा है, तो 10 डेज 6233 माइनस ओपनिंग स्टॉक 4300। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 39,333। प्राइस इज 12 रुपीज़। तो ये रॉ मटेरियल परचेज्ड आ गया, इनटू प्राइस यू गेट द कॉस्ट।
ठीक है। Now the wages budget. हाँ, मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ। हाँ, याद आया भाई। स्टैंडर्ड आवर्स रिक्वायर्ड अलाउड फॉर बजटेड प्रोडक्शन। तो हमारे जो प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी हैं, जिसके हमको 3, 4, 80 और 4000 यूनिट्स बनाने हैं। हाँ, एक यूनिट को बनाने के लिए स्टैंडर्ड टाइम कितना कितना आवर्स हैं? 5 आवर्स एंड 4 आवर्स। तो ये मेरा स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड हो गया। ओके, हाँ जी। सो इंटू 5 एंड 4 करिए भाई। 17,400, 16,000, 33,400। ना एफिशिएंसी 80% है, तो देयरफॉर एक्चुअल आवर्स वर्कड कितने घंटे काम करना पड़ेगा भाई? हाँ, प्लस 20% करूँ या डिवाइड बाई 80% करूँ या इंटू 80% करूँ या माइनस 20% करूँ? एफिशिएंसी रेशियो का फॉर्मूला बोलो। स्टैंडर्ड आवर्स वो एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स, या उल्टा था, एक्चुअल अपॉन स्टैंडर्ड। रजिस्टर पढ़े है तो निकाल लो ना भाई अपने, नहीं है तो आप लोग इंतज़ार करो, दूसरों पे विश्वास रखो। रेशियोज में, हाँ रेशियो में याद रखो एडवर्स, फेवरेबल और वेरिएंस के अंदर। हाँ, रेशियो में सब में एक्चुअल अपॉन स्टैंडर्ड था, बस एक एफिशिएंसी में उल्टा था। ओके, स्टैंडर्ड अपॉन एक्चुअल, और ये 80% है। स्टैंडर्ड पता है, 80% पता है, बताओ एक्चुअल कितना होगा? है जी, फोर 1750। और इसको अलग तरीके समझिए, 33,400 आवर्स का काम है, वर्कर की स्पीड कम है, वो 1 घंटे काम करता है, काम होता 0.8 आवर्स का, ये 100 घंटे काम करता है, होता कितने का है? 80 घंटे का। ठीक है, यानी कि ये जो काम है अगर 100% स्पीड पे करे जब तो इस प्राइम में हो जाएगा, पर 80% स्पीड पे कर रहा है, टाइम लगेगा कितना? तो डिवाइड बाई 80। अच्छा, अब इसको वापस क्रॉस चेक कर लो, 41,750 घंटे काम करेगा, स्पीड 80% है, मतलब काम इसमें 80% होगा, तो इंटू 80, तो हमेशा वो प्लस 20 करने से नहीं आएगा, डिवाइड बाई 80। ये एक्चुअल आवर्स वर्कड। ऐड आइडल टाइम, आइडल टाइम कितना है भाई? 41,750 का 20%, 83। तो ये हमारा हो गया एक्चुअल आवर्स पेड। हाँ, पेमेंट कितने घंटे का करना पड़ेगा भाई? 50,100 आवर्स। अब नॉर्मल वर्किंग आवर्स, कितने आदमी है भाई? 90 एम्प्लॉइज। हाँ, 8 आवर्स अ डे इंटू 60 डेज, 43,200। तो ओवर टाइम आवर्स 50,100 माइनस 43,200, 6,900। Now
लेबर कॉस्ट, हाँ वेजेस वाला पार्ट क्या रेट है भाई? ₹8। एक मिनट रुको भैया, आंसर तो सेम रहेगा। क्वेश्चन ने 40 आवर्स अ वीक दिया हुआ है ना, 8 आवर्स अ डे नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, कि एक वीक में 40 घंटे, 12 वीक का है, हाँ है वही 43,200। हाँ तो ओवर टाइम में 6,900 घंटे का पेमेंट करना पड़ेगा। अच्छा ओवर टाइम में देखिए 4 रुपये जो एक्स्ट्रा देंगे वो तो क्या हो गया प्रीमियम, और बाकी 8 रुपये तो वेजेस का ही पार्ट है, इसीलिए मैंने वेजेस 50,100 पूरे आवर्स के लिए लिए, 43,200 की नहीं। ये भी आवर्स, इस पर भी 8 रुपये देने और इस पर 12 देने हैं, तो इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, इस पर 8 रुपये और इसमें से 6,900 के 4 रुपये एक्स्ट्रा, तो वो प्रीमियम वाला अकाउंट अलग। हाँ जी, प्रैक्टिस असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन। हो गया भाई। प्रोडक्शन बजट बनाना था फर्स्ट क्वार्टर मंथ वाइज, तो अप्रैल मई जून 2 प्रोडक्ट्स हैं, एक तो मिनी मैक्स और दूसरा हैवी हाई। हाँ प्रोडक्शन क्वांटिटी कितनी कितनी आई? 8,500, 12, 10,500 और हैवी हाई में 6,500, 8 to 10 to 50। हाँ जी, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन ध्यान दीजिए, 3 प्रोडक्ट हैं, कंटिन्यूस टॉकिंग, 3 प्रोडक्ट हैं ए, सी और ई, फिनिश स्टॉक बजटेड 1 जनवरी 31 दिसंबर रुपीज़ इन थाउजेंड्स दिया है, और फिर उनकी रेट भी दे दी 24, 15 और 20 क्वांटिटी आ जाएगी। प्रॉफिट दे दिया एज परसेंटेज ऑफ सेल्स, तो कॉस्ट पे कन्वर्ट होकर के इस कॉस्ट 24 रुपये में जीपी रेट ऐड करेंगे, सेलिंग प्राइस आ जाएगी। अब सेल्स तीनों की दे रखी है, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, और ये टोटल सेल्स वैल्यू है। नॉर्मल रिजेक्शन ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जितना भी प्रोडक्शन करते हैं उसका 10, 20 और 5% रिजेक्ट होता है। तो एनीवे सेल्स वैल्यू से सेल्स क्वांटिटी आ जाएगी। अब तीनों प्रोडक्ट क्या क्या नाम है, ए, सी, ई, तो यू हैव द सेल्स वैल्यू डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस, यू गेट द सेल्स क्वांटिटी, ऐड क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो ये जो प्रोडक्शन आएगा, बी वेरी क्लियर, ये नेट क्वांटिटी आएगा। फिर ऐड लॉस
तब जाकर के आएगा ग्रॉस प्रोडक्शन कितना करना है। और जो लॉस है ये किसका परसेंटेज है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या? नॉर्मल रिजेक्शन ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन तो ऑब्वियसली ग्रॉस वाला ही होगा। तो अब जैसे प्रोडक्ट ए कितनी क्वांटिटी है सेल्स की? है जी, क्वांटिटी 140, क्लोजिंग स्टॉक 25, ओपनिंग 30, प्रोडक्शन हुआ 135, 10% लॉस्ट होता है। तो ये वाला कैलकुलेशन हो जाएगा 135 इंटू 10/90, क्योंकि अगर 10% लॉस्ट होता है तो 100 प्रोड्यूस किया, 10 लॉस्ट हुआ, नेट कितना बचा? 90। तो ये 90 के बराबर है, तो लॉस कितना होगा? 15। ग्रॉस प्रोडक्शन हो गया 150। सेम वे फॉर अदर 2 प्रोडक्ट्स। हाँ, सी में कितना है भाई प्रोडक्शन क्वांटिटी? 240 और ई में 400। हाँ कौन सा वाला? देखिए प्रोडक्शन किया 100 यूनिट का, 10% गया, तो पीछे कितना बचा? 90। यानी कि जो 135 आया किसके बराबर है? 90 के बराबर। तो 10 कितना होगा? 10/90, 100 माइनस रेट। आप क्वेश्चन ने पूछा क्या क्या है? प्रोडक्शन बजट, वेजेस बजट फॉर F&G विथ लेबर कॉस्ट ऑफ A, C एंड E एंड टोटल, सब अलग अलग बताते हुए। हाँ जी, तो देखिए डिपार्टमेंट F, प्रोडक्ट A, C, E, आर्स आ जाएंगे और फिर वेजेस आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, F में भी 2 हैं, ग्रेड 1 ग्रेड 2। तो डिपार्टमेंट F, हाँ जी, ग्रेड 1 यू विल हैव द आर्ट्स, और रेट तो सबकी एक ही है। देन वेजेस, ग्रेड 2 आर्ट्स, वेजेस और फिर टोटल। जैसे प्रोडक्ट ए कितने यूनिट्स बनाए भाई? 150, इसके 240, इसके 400। हाँ, आर्स पर यूनिट क्वेश्चन ने दे रखे हैं। कितने आवर्स लगेंगे भाई? 2 आवर्स, 3 आवर्स, 1 आवर्स। तो कितने हो जाएंगे? 300, 720, 400। और वेज रेट क्या है पर आवर? 1 तो वेजेस एट द रेट ऑफ 1.8, 540 है जी, 1296। और ये 720, भाई ये टोटल आवर्स आ गए इतने यूनिट्स पे। हाँ, आवर्स आपको दिए हुए हैं, कितने कितने लगते हैं भाई? इसमें 2 आवर्स, अगले वाले में 1.5 आवर्स, इसमें 3 आवर्स, 2 आवर्स, 1 आवर, 1.5 आवर्स। और ये वेजेस ग्रेड 2 में कितने आवर्स लगेंगे? 150 इंटू 1.5 आवर्स, 240 इंटू 2, 480 आवर्स, 400 इंटू 1.5, 600 आवर्स। और वेजेस की रेट क्या है? 1.6। तो 1.6 इंटू 225, 360, 480 इंटू 1.6, 768, 600 इंटू 1.6, 960। आप क्वेश्चन ने पूछा क्या है? देखिए, दे आस्क्ड यू वेजेस बजट फॉर F&G विथ लेबर कॉस्ट ऑफ A, C एंड E एंड टोटल। मतलब ए की लेबर कॉस्ट, सी की लेबर कॉस्ट, ई की लेबर कॉस्ट अलग अलग चाहिए और साथ में टोटल भी चाहिए। तो अभी अलग अलग आ गई, फिर इनकी टोटल भी कर देंगे। 540 प्लस 360, 900, 1296 प्लस 768, 2064, 720 प्लस 960, 1680। तो ये टोटल लग जाएगी। डिपार्टमेंट F का हो गया। उसी तरह से किसका बन जाएगा? डिपार्टमेंट G का। कर लेना भाई, होमवर्क लिख लो आज के लिए। और क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5।